आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। ये इंटीग्रेशन का एक मेथड है। जैसा कि हमने अभी 7.4 तक जो क्वेश्चन किया था उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड तक का क्वेश्चन था। अब आगे जो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे 7.5 से लेकर के, तो उसमें आपको पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर मैं बात करूँ इसके इम्पोर्टेंस की, तो आपके एग्ज़ाम में मिनिमम एक क्वेश्चन इस मेथड से रहता है, पार्शियल फ्रैक्शन से रहता ही रहता है। और दूसरा इम्पोर्टेंस यह होता है कि जब आप डेफिनिट इंटीग्रल सॉल्व करोगे या आप सॉल्व करोगे डिफरेंशियल इक्वेशन जो इंटीग्रल का एप्लीकेशन है, तो वहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का ही प्रॉब्लम आता है, उसको उसी मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। तो आप समझ सकते हो कि पार्शियल फ्रैक्शन कितना इम्पोर्टेंट है। एक तो इससे एक डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और एप्लीकेशन में भी इसका यूज हम लोग करते हैं। ये तो हो गई बात इसके इम्पोर्टेंस की। दूसरा बात यह है कि इसको हम कैसे सॉल्व करें, क्योंकि जब आप बुक देखोगे तो बुक में बड़ा लेंदी प्रोसेस दिया हुआ है, 5 फॉर्म दिया रहता है और उसमें हमको पहचानना होता है कि किस फॉर्म पे है और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें फार्मूला लगाना होता है। जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था 7.4 का क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर के 25 तक जो क्वेश्चन था उसको बिल्कुल अलग मेथड से मैंने किया था, बुक का मेथड नहीं किया। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होगे तो उस वीडियो को मैं कहूँगा कि जाकर एक बार देखो आप, क्योंकि बड़े आसान तरीके से मैंने उसको समझाया था कि इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करें, और बहुत आसानी से आता था, है ना। बहुत कम स्टेप में हमारा आंसर आ जाता था, है ना। तो इसी तरीके से हम पार्शियल फ्रैक्शन को भी करेंगे। आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा कि क्या पार्शियल फ्रैक्शन को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं क्या, तो मैं आपको बताऊंगा जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हो आप। वो 5 फॉर्म आपको रटने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। मैं आपको जो बताता हूँ आप एक बार इसको देखो। इसमें सबसे पहला जो काम होता है, आप एक डेफिनेशन याद करके रखना, वह होता है क्या, प्रॉपर रेशनल फंक्शन, है ना। प्रॉपर रेशनल फंक्शन। अगर आपको इस डेफिनेशन इसका पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी पता है तो आप बहुत जल्द सीख जाओगे, ठीक है। इसका डेफिनेशन यह होता है कि अगर सबसे पहले देखो, ये जो है 2 टर्म से मिलकर बना हुआ है। क्या है, एक तो मैं बात करूँ तो क्या है, रेशनल फंक्शन, ठीक है। रेशनल फंक्शन क्या होता है, आप अगर रेशनल फंक्शन भी नहीं जानते हो तो रेशनल नंबर तो आपको पता होगा कि वह नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, नहीं p/q के फॉर्म में हो, ठीक है। ये तो बिल्कुल बेसिक है। और वेयर हम लोग लिखते हैं क्या, वेयर q नॉट इज इक्वल 0, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, रेशनल फंक्शन। तो फंक्शन है तो केवल यहाँ पे आप कोई x लगा लो या y लगा लो, ये हो जाएगा क्या, px/qx। अब ये क्या बन गया, ये रेशनल फंक्शन बन गया, ठीक है। रेशनल फंक्शन ये बन गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन का डेफिनेशन ये कहता है कि डिग्री क्या होता है, अगर मैं इसकी बात करूं, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या हुआ, लेस देन होना चाहिए डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के। दैट इज, मैं कह सकता हूँ क्या, न्यूमरेटर क्या है आपका, px, यानी डिग्री ऑफ px, है ना। डिग्री ऑफ px लेस देन होना चाहिए क्या, डिग्री ऑफ किसके, qx के। अब देखो, अगर आपको डिग्री भी नहीं पता है कि डिग्री क्या होता है, तो सबसे पहले इसको समझो आप, है ना। एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको, ठीक है, एग्जाम्पल मैं दूं, ठीक है। अगर लिखा हुआ है x+1 बाई x² प्लस 2x+1, है ना। ये आपका सबसे पहले क्या, रेशनल फंक्शन है ना, क्योंकि p/q के फॉर्म में है और q नॉट इज इक्वल 0 है ना। तो सबसे पहले रेशनल फंक्शन में है, हमें पता करना है कि प्रॉपर रेशनल फंक्शन में है या नहीं है।
तो हमें क्या होना चाहिए, डिग्री जो होना चाहिए पी एक्स का, दैट इज न्यूमरेटर का डिग्री। तो न्यूमरेटर में आपका क्या है, ये टर्म है ना, इसका जो डिग्री होना चाहिए डिनोमिनेटर की डिग्री से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, यानी छोटा होना चाहिए। तो हम बात करते हैं कि डिग्री हमें कैसे पता चलेगा कि इसका डिग्री क्या है। अगर हमें न्यूमरेटर की डिग्री का पता करना है तो देखना इसमें वेरिएबल क्या है। देखो क्या वेरिएबल है, इसमें एक्स वेरिएबल है ना, तो जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होता है, तो वेरिएबल का पावर यहाँ पे क्या है, 1 है ना। तो इसकी डिग्री की बात करूँ मैं, अगर इसके डिग्री की बात करूँ क्या है, 1 है। और नीचे में देखो इसमें वेरिएबल कौन कौन सा है, यहाँ पे वेरिएबल हमें 2 दिख रहा है, एक तो यहाँ पे एक्स है, एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है, एक ये है, ठीक है, 2x वाला। तो हमें क्या देखना है कि मैक्सिमम पावर वेरिएबल का, तो मैक्सिमम पावर वेरिएबल का यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है, 2 है ना, यहाँ पे क्या है, 2 है। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री कितना हो जाएगा, इसका डिग्री हो गया क्या आपका, 2 हो गया। तो आई होप आपको डिग्री समझ में आ गया होगा। क्या करना है हमें, क्या कि उसमें वेरिएबल खोजना है, और जो वेरिएबल होगा उसका मैक्सिमम पावर। तो इसमें एक ही वेरिएबल है, तो इसलिए इसका डिग्री कितना हो गया, इसका पावर 1 है तो डिग्री 1 हो गया। इसमें 2 वेरिएबल है, पहले वेरिएबल का डिग्री कितना है, 1 है, और दूसरे का क्या है, सॉरी, पहले वेरिएबल का पावर 1 है, दूसरे वेरिएबल का पावर 2 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, इसका डिग्री हो जाएगा 2 होगा, है ना। अब बात करते हैं क्या ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन में है। तो देखो, तो डेफिनेशन में हमने क्या लिखवाया था कि डिग्री ऑफ पी एक्स लेस देन होना चाहिए डिग्री ऑफ क्यू एक्स के। तो क्यू एक्स का डिग्री जो है क्या है, 2 है, और पी एक्स का डिग्री क्या है, 1 है ना। तो हम कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज अ प्रॉपर रेशनल फंक्शन। लिखो यहाँ लिख सकते हैं कि हेंस दिस फंक्शन इज अ प्रॉपर रेशनल फंक्शन। प्रॉपर रेशनल फंक्शन, ठीक है, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट ही है। अब मैं बात करूँगा कि इसके फॉर्म की, कि फॉर्म इसका कैसा होता है। मैं बात करूँगा अब इसके फॉर्म की, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया डेफिनेशन इसका क्या, कि अगर क्या डेफिनेशन था प्रॉपर रेशनल फंक्शन का, कि न्यूमरेटर का जो डिग्री होगा वह लेस होगा डिनोमिनेटर की डिग्री के। अगर सपोज करो कि हमारे पास डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, तो न्यूमरेटर में क्या होगा, न्यूमरेटर में हो सकता है कि लीनियर इक्वेशन हो सकता है क्या, लीनियर इक्वेशन हो, या हो सकता है क्या कि कांस्टेंट ही कोई हो। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, दैट इज, मान लो कि मैं बोल रहा हूँ कि अगर डिनोमिनेटर में x का पावर कितना है, 2 है, तो न्यूमरेटर में x का पावर कितना होगा, हो सकता है कि x का पावर, हमें पता है कि प्रॉपर रेशनल फंक्शन में क्या होता है, अगर पावर नीचे 2 है डिनोमिनेटर का तो ऊपर 2 से छोटा होगा, तो 2 से छोटा वैल्यू 0 भी हो सकता है और या तो 1 होगा। आई बात समझ में। दूसरा अगर मैं बोलूँ आपको कि अगर, एक तो ये हो गया, दूसरा मैं बोलूँ कि अगर नीचे में या डिनोमिनेटर में पावर अगर क्या है, 3 है, ठीक है, पावर अगर 3 है या डिग्री 3 है, तो ऊपर का जो डिग्री हो क्या होगा, हो सकता है कि डिग्री वह 0 हो सकता है कि डिग्री 1 हो, या हो सकता है कि डिग्री कितना हो, 2 हो, है ना। क्योंकि प्रॉपर रेशनल फंक्शन का डेफिनेशन यह कहता है कि न्यूमरेटर का जो डिग्री होना चाहिए ऑलवेज लेस होना चाहिए डिनोमिनेटर के डिग्री से, है ना। अब मेरा एक सवाल आप बताओगे, तीसरा अगर मैं बात करूं कि जैसे कि आपको पता है कि अगर x का पावर 1 हो तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर फंक्शन, ठीक है। अगर x का पावर 2 हो तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बोलते हैं ना, क्वाड्रेटिक। और पावर अगर 3 हो तो इसको बोलते हैं हम लोग क्यूबिक। लेकिन पावर जब 4 हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप मुझे कमेंट में बताना एक बार, ठीक है। पावर अगर 4 हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। अगर मैं बात करूं इसके फॉर्म की, तो पहला फॉर्म कैसा हो सकता है कि अगर सपोज करो कि डिनोमिनेटर में जो है, डिनोमिनेटर में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, है ना।
या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, ax² + bx + c, है ना, अगर ऐसा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो ऊपर में क्या हो सकता है कि आइदर लीनियर इक्वेशन हो या कोई कांस्टेंट हो, ठीक है। क्या होगा, ऊपर में या तो लीनियर हो यानी x का पावर 1 हो या x का पावर 0 हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पहला फॉर्म में है। तो अब बात करेंगे कि इसको ऐसा अगर फॉर्म हो तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो कि ये प्रोपोर्शनल फंक्शन में है कि नहीं, पहला काम ये देखना। तो प्रोपोर्शनल फंक्शन में है। दूसरा क्या है कि नीचे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीचे में है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका डिग्री अगर 2 है तो इसके 2 रूट्स निकलेंगे। अगर डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। अब बात करूँ मैं इसके, अगर 2 रूट होंगे तो इसका अगर फैक्टर मैं करूँ तो फैक्टर भी कितने आएंगे, 2 आएंगे, ठीक है। इसको अगर 1 करोगे तो इसमें अब इसको 2 केस कर लेना, ठीक है। अब केस फर्स्ट कर लो। केस फर्स्ट में क्या होगा कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 इसका रूट होगा तो हो सकता है क्या, हो सकता है कि x + a एक रूट हो, दूसरा हो इसका x + b, है ना। या दूसरा ये हो सकता है कि दोनों इक्वल हो। ये मैंने दोनों अलग अलग लिखा है। हो सकता है केस 2 में क्या हो कि दोनों का रूट जो हो, दोनों का रूट सेम ही आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x + a और x + a दोनों सेम आ जाए। अगर एग्जांपल देखना है तो जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसा आ जाए x² - 4, अब बताओ कि इस दोनों का रूट जो होगा सेम होगा कि नहीं। क्या होगा इसका रूट, 1/x - 2 और x - 2, ये हो सकता है ना। या दूसरा ये हो सकता है कि इसका 2 रूट हो और दोनों रूट अलग अलग हो। जैसे कि मान लो कि आपके पास आ जाए क्या, 1/x² - 3x + 2, इसको जब फैक्टर करेंगे हम तो क्या आएगा, दोनों अलग अलग रूट आएगा और वो क्या आएगा, मैं इसको नीचे लिख सकता हूँ 1 करके x - 3 और x - 2 और x - 1 आएगा ना। ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या है, दोनों रूट अलग अलग है और यहाँ पे क्या, दोनों रूट सेम है। तो क्या बनेगा, पहला केस ये बनेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है तो इसमें दोनों रूट जो होगा अलग अलग हो सकता है या दोनों रूट सेम हो। 2 ही कंडीशन बनेगा, तीसरा कंडीशन तो नहीं ना बनेगा। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर ऐसा होगा तो हमें 2 फैक्टर है ना इसका, तो क्या करना, a/, पहला फैक्टर लिख देना, प्लस b/, दूसरा फैक्टर लिख देंगे, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा कि इस दोनों का जब एलसीएम हम लेंगे तो ये वाला टर्म हमें आना चाहिए, ठीक है। बस इसमें एक चीज़ याद रखना है कि जब एलसीएम लेंगे दोनों का तो ये टर्म आ रहा है, देखो तो आ रहा है ना, ये तो मेरा सही है। अब दूसरे केस की बात करते हैं कि अगर दोनों रूट निकालें हम और दोनों रूट सेम ही आ जाए, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि 2 रूट है ना, तो a लेना है, पहला रूट लिख दो, ठीक है, प्लस b, दूसरा रूट लिखो आप। और अभी मैंने क्या बताया कि इस दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो ये वाला टर्म आना चाहिए। देखो तो अगर मैं इस दोनों का एलसीएम लूँगा तो ये दोनों टर्म आ जाएगा, क्या आएगा, नहीं आएगा। इस दोनों का जब एलसीएम लोगे आप तो आपका एक ही टर्म आएगा, क्या आएगा, x + a, है ना, और ऊपर में a + b। लेकिन हमने क्या बोला कि एलसीएम लेंगे तो ये टर्म आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें सेकंड वाला जो होगा उसको स्क्वायर कर देंगे। जब स्क्वायर कर देंगे जब हम, तो अब जब एलसीएम इस दोनों का लेंगे तो यही वाला टर्म आएगा आपका, ये आपका अब स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो बस आपको एक ही चीज़ याद रखना है कि जब भी हम इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आना चाहिए। तो मैंने टाइप 1 बताया, टाइप 1 इसको आप कर सकते हो टाइप 1, है ना। टाइप 1 में अगर नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो इसमें 2 केस हो सकता है कि दोनों का फैक्टर अलग अलग हो या दोनों का फैक्टर सेम हो।
अलग अलग हो तो उसको ऐसे लिखेंगे, सेम हो तो ऐसे लिखेंगे। और एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि इन दोनों को जब एलसीएम लेंगे तो ये वाला टर्म आना चाहिए, और देखो इन दोनों को एलसीएम लेंगे तो ये वाला टर्म आना चाहिए। अब हम बात करेंगे सेकंड टाइप की। जैसा कि मैंने आपको बता दिया टाइप 1 में कि अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसमें हो गया, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में क्यूबिक इक्वेशन भी तो हो सकता है, अगर डिनोमिनेटर में क्यूबिक इक्वेशन हो, ठीक है, यानी कह सकते हैं क्या, क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। और ऊपर में क्या होगा, अगर प्रोपोर्शन फंक्शन की डेफिनेशन की बात करें तो ऊपर में क्या होगा, आइदर हो सकता है कि कोई कांस्टेंट हो, या कोई लीनियर फंक्शन हो, या कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, यही ना हो सकता है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, dx होगा, ठीक है, dx। अब मान लो कि ऐसा इक्वेशन है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो अब देखो यहाँ पे जब क्यूबिक इक्वेशन है तो इसमें भी कितना केस बन सकता है, इसमें भी आपका 2 केस या 3 केस बनेगा, ठीक है। पहला केस ये बन सकता है, केस फर्स्ट लिखो आप, कि आपको मैंने बताया था कि इक्वेशन क्या है, क्यूबिक है, यानी इसका डिग्री कितना होगा, डिग्री 3 होगा। अगर डिग्री 3 होगा तो नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे इसके, नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, 3 होंगे। जब नंबर ऑफ रूट्स 3 होंगे तो इसके फैक्टर भी क्या होंगे, 3 फैक्टर होंगे, है ना। 3 जब फैक्टर होंगे तो हो सकता है कि तीनों फैक्टर बिल्कुल अलग अलग है। हो सकता है कि इस फर्स्ट में कि आपका ये मान लो x0, x1, x2, ठीक है, और नीचे में 3 फैक्टर आया और तीनों अलग अलग आ गया, है ना। पहला केस मैंने ये लिया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अभी मैंने आपको बताया था, तो देखो यहाँ 3 अलग अलग रूट है तो हमें क्या लेना है, अब यहाँ पे dx लगा लेना, ठीक है, dx। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 रूट है तो हम करेंगे a बाई पहला रूट, पहला फैक्टर, है ना, प्लस b बाई दूसरा फैक्टर, और प्लस c बाई तीसरा फैक्टर। यही तो काम करना है हमें। अब देखो इस तीनों को एलसीएम लोगे अगर आप, तो ये वाला टर्म आएगा कि नहीं आएगा, एब्सोल्युटली आएगा टर्म। तुम्हारा हमारा ये रिप्रेजेंटेशन सही है। दूसरा केस ये हो सकता है, बोलो दूसरा केस क्या होगा, अगर 3 फैक्टर है तो मैंने ले लिया कि तीनों फैक्टर अलग अलग हो। ये भी तो हो सकता है कि उसमें से कोई 2 सेम हो, क्या हो, कोई 2 सेम हो सकता है ना। जैसे मैं बात करूँ अगर कि 2 फैक्टर आपका x प्लस ए है और x प्लस ए है, और एक फैक्टर आपका है x प्लस सी, है ना, दोनों डिफरेंट है ना। इसमें क्या था, तीनों अलग अलग था, इसमें मैंने 2 को सेम रखा है, इस दोनों को सेम रखा है और एक तीसरे को अलग कर दिया, है ना। तो ऐसा अगर केस है तो क्या करेंगे, इसमें 3 फैक्टर है तो ए बी सी तो हम लेंगे ही, ए लेंगे x प्लस ए, प्लस बी लेंगे x प्लस ए, और प्लस सी लेंगे क्या, x प्लस सी। अब देखो इस तीनों का एलसीएम जब लोगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा, टर्म नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि देखो ये दोनों सेम टर्म है, जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा आपका, ये x प्लस ए और x प्लस सी। मैंने आपको क्या बताया कि जब एलसीएम लेंगे तो ये वाला टर्म टोटल आना चाहिए, लेकिन अभी हम जो एलसीएम ले रहे हैं तो केवल यही टर्म आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सेकंड वाले का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे देखो सेकंड वाले का क्या करेंगे हम, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, यहाँ सेकंड वाले को स्क्वायर कर दूंगा। और अब आप देखो कि एलसीएम लोगे तो ये टर्म आएगा या नहीं आएगा। अब आप एलसीएम जब लोगे तो ये टर्म एब्सोल्युटली आ जाएगा, है ना। ये तो हो गया केस थर्ड। केस सेकंड, तीसरा केस हो सकता है एक और, वो केस क्या हो, तीसरा केस ये हो सकता है कि जैसे आप ऊपर में तो लीनियर हो, कांस्टेंट हो या क्वाड्रेटिक हो, और डिनोमिनेटर जो इसका होगा, हो सकता है कि इसका एक रूट निकले, ठीक है, एक रूट निकले या एक फैक्टर निकले और बाकी 2 फैक्टर फैक्टराइज ही नहीं होगा आपका, अगर ऐसा आ जाए, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, है ना। अगर ऐसा आ गया, मैंने क्या बोला कि अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो इसका 3 फैक्टर होगा,
तो हो सकता है कि एक फैक्टर इसका निकल जाए और बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए और वो फर्दर इसको फैक्टराइज आप नहीं कर सकते हो। ऐसा बहुत सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, हमने पिछले एक्सरसाइज में देखा है, जिसको आप फैक्टराइज ही नहीं कर पाते हो। तो ऐसा अगर केस होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे एक फैक्टर है ना, तो a/x प्लस ए कर देना, ठीक है, प्लस अब देखो यहाँ पे आपका क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है तो यानी क्या होगा, इसमें दो कम से कम रूट होगा, इसका दो रूट होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो वेरिएबल लेंगे, b लेंगे और bx प्लस सी कर देंगे बाई क्या करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज इट इज लिख देंगे ax² प्लस bx प्लस सी, ठीक है। और अगर आप नोट करके लिखना चाहते हो तो एक टर्म आप नोट करके इसमें लिख सकते हो, वो क्या होगा, आप यहाँ लिख सकते हो नोट करके कि मैंने क्या बताया कि ax² प्लस bx प्लस सी can't be factorized, ठीक है, क्योंकि इसको जब फैक्टराइज करोगे तो फैक्टराइज नहीं होगा। अगर एग्जांपल की बात करोगे तो मैं एग्जांपल आपको एक दे सकता हूँ, अभी मैं दे रहा हूँ, मैं केस थर्ड का एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। अगर मानूँ कि आपके पास x² प्लस 1 प्लस x प्लस 1, ठीक है। अब देखो समझने वाले समझ गए होंगे कि अगर मैंने ऊपर में क्वाड्रेटिक लिया है तो नीचे में क्या लूँगा, अब इसके डिग्री से ज़्यादा लूँगा, यानी 2 से ज़्यादा क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, तो 3 होगा या 4 होगा, कोई भी, मैं 3 लेता हूँ। अगर क्यूबिक इक्वेशन जैसे हो गया x² प्लस 1 और एक हो गया x प्लस 1, ठीक है। अब देखो ये तो क्यूबिक एक्सप्रेशन है ना, लेकिन इसमें एक फैक्टर तो आपका x प्लस 1 है। ये जो आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो क्या है इसके फॉर्म में है, और इसको आप जब फैक्टराइज करोगे तो फैक्टराइज होगा ही नहीं, कभी नहीं हो सकता है फैक्टराइज। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, एक फैक्टर है ना तो पहले a/x प्लस 1 कर देना, और प्लस ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका दो रूट होगा, तो सबसे पहले दो वेरिएबल भी लेंगे हम लोग, और केवल यहाँ पे bx प्लस सी कर देना, और जो भी होगा उसको एज इट इज लिख देना, सॉरी x² प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख देना, हो गया। उसके बाद इसको हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा।